जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसकी वजह बनी जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव आयोग का एक फैसला, जो दशकों बाद घाटी में वोटिंग पैटर्न को बदल कर रख देगा। दरअसल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोगों को मतदान का अधिकार देने का फैसला किया गया है, जिसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर में अब कौन कौन वोट दे सकता है। यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड होंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार का जो बयान अभी आपने सुना, उससे राज्य में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। इस बयान के मायने बिल्कुल साफ हैं कि जो गैर कश्मीरी राज्य में रह रहे हैं, चाहे कर्मचारी हो, छात्र हो, मजदूर हो या फिर आर्म्ड फोर्सेस के जवान हो, ये सभी लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराकर अब वोट डाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं और वहां की सियासी पार्टियां लगातार राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की मांग करती आ रही हैं। ऐसे में हृदेश कुमार के इस बयान को विधानसभा चुनाव की आहट समझा जा रहा है। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ईआरओ को लेना है, जो वहां इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या एईआरओज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज के लिए भी रह सकता है। यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और नवंबर 2018 में विधानसभा को भंग कर दिया गया था, जिसके बाद 2019 में प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने के बाद पहली बार वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। नियमों में बदलाव के बाद आयोग को उम्मीद है कि इस साल केंद्र शासित प्रदेश में 25 लाख नए मतदाता वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे। एरर फ्री इलेक्टोरल रोल हो, सबका फोटो इलेक्टोरल रोल में हो, सबका आधार नंबर उसमें दर्ज हो, तो एक ऐसी इलेक्टोरल रोल हो जो जिसमें कोई एरर ना हो। जो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि 4 साल से समरी रिवीजन नहीं हुआ है, तो 20 से 25 लाख के आसपास वोट बन सकते हैं। तो ये मैसिव एक्सरसाइज है और सभी को, बीएलओज को, एईआरओज को, ईआरओज को और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को सेंसिटाइज कर दिया। हृदेश कुमार के मुताबिक वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि 10 नवंबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि नियमों में बदलाव का असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ेगा। लिहाजा आयोग के इस ऐलान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने आपत्ति जताते हुए आयोग और बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। मुल्क की बागडोर जिस तंजीम पार्टी के हाथ में है, उनको अभी तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आया। वो अभी तक ये सोच रहे हैं कि जितनी भी उन्होंने एक्सरसाइज की है उनमें उनका फेलियर रहा है, चाहे वो डिलिमिटेशन हो, चाहे स्टेट का कोई यूटी में बदलना हो, चाहे 370-35 से का विड्रावल हो, और चाहे जितने भी दूसरे कानून यहाँ नाफिज किए हैं उनका टोटल फेलियर है। और उन्होंने कहा अब ये भी करके देख लें। विरोधियों के हमले पर बीजेपी ने 370 वाला तंज कसा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्हें यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता जनादेश नहीं देगी, इसलिए इंपोर्टेड वोटर्स का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आप लोग जो ये इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए आपकी गलत धारा के कारण से यहां पर वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज 70 साल वंचित रहे। उसके बाद गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, इनको वोट का अधिकार नहीं मिला। इनके सपने में आज भी धारा 370 आती है, जो टूट चुकी है। यहां हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर है, उसको वोट का अधिकार क्यों ना हो।
धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहला मौका होगा जब राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर राज्य निर्वाचन आयोग के इस ऐलान के बाद गैर कश्मीरी लोग वोटर लिस्ट में नाम दो तरीके से जुड़वा सकते हैं। पहला, चुनाव आयोग केंद्र लगाता है जहां आप जाकर आसानी से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं दूसरा तरीका ऑनलाइन नाम जुड़वाने का भी है। इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म अप्लाई करना होगा। इस फैसले को लेकर पूर्व चुनाव अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अमीन से बात की हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने। हमेशा ये इलेक्शन कमीशन चाहता रहा है कि हमारा देश का जो हर नागरिक है वो अपने चुनाव में भाग ले। ये उसका मताधिकार है। ये आरपी एक्ट के तहत है ये, और ये कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, बल्कि उसका अपना अधिकार है। मताधिकार देने का अधिकार क्षेत्र में आता है उसको अपने सरकारें चुनने का, उसको मतदान करने का उसका अपना अधिकार है। इस मामले में ये आपने देखा होगा कि जब से उस यूटी बनाया गया है उसके बाद वहां पर इलेक्शन कमीशन की टीमें गई हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा परसीमन हुआ। परसीमन में देखा होगा कि 6-7 सीटें और मिल गईं, जो ट्राइबल की जिनको अधिकार क्षेत्र नहीं मिल पा रहा था, उनका अपना मत का नहीं प्रयोग कर पा रहे थे, न उनको शामिल किया गया था आज तक मेन मुख्य धारा से। तो इस तरह को देखते हुए अब वहां पर जो परिसीमन हो गया, सीटें अलॉट हो गई। अब उसके बाद हमारी एक इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है। आपने देखा होगा कि वोटर रजिस्ट्रेशन, तो वोटर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और हर उस व्यक्ति का किया जाए जो अपने अधिकार को, और हमारा भारतीय नागरिक है, उसको अपना पूरा अधिकार है कि अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसका लिस्ट में नाम आता है तो उसको मताधिकार करने का पूरा हक है। वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। तो इसके तहत अब वहां पर शुरू हो गई प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की। इसके लिए हू एंड क्राई नहीं मचाना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग के इस ऐलान के बाद प्रदेश में रह रहे गोरखा वाल्मीकि समुदाय के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये लोग लंबे वक्त से वोटिंग के अधिकार की मांग कर रहे थे। आयोग के इस फैसले पर क्या कहना है ऐसे लोगों का, आइए देखते हैं। पहले जितनी भी मेरी जनरेशन्स रही हैं पीछे तो उन्होंने कभी वोट नहीं डाला, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई राइट नहीं था वोट का। तो अब मुझे ये जो राइट मिलेगा वोट का, तो हम बड़े एक्साइटेड हैं कि हम भी मतलब एक तरह के, पहले तो हमें कोई नागरिकता ही नहीं थी, तो अब हम भी कह सकते हैं कि हम भी यहाँ के नागरिक हैं। क्योंकि पहले तो वो था, आर्टिकल था 35A, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। कोई हमें राइट नहीं था, राइट ऑफ वोट नहीं था। तो अब हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी खुशी भी है कि अब हम अपने आप को जम्मू कश्मीर के नागरिक बोल सकते हैं। आज सबसे बड़ा चेंज ये है कि पहला तो हमें वो डोमिसाइल मिल गया है, पढ़ लिख रहे थे, अब यहाँ पे नौकरी भी कर सकेंगे। ठीक है, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ना वोट दे सकते हैं अब हम, तो ये दूसरी खुशी है। कि जो हमारे यहाँ के जो लोग यहाँ से माइग्रेंट होकर बाहर चले गए थे किसी अन्य स्टेटों के अंदर, आज उनको वापस उनका हक मिला है कि वो यहाँ पर वोट करेंगे। हम इसके लिए तहे दिल से सरकार का अभिनंदन करते हैं कि जो ये नए वोटर हैं और जितने भी हैं यहाँ भी हैं, उनका वोट बनना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से राज्य में रहने वाले गैर कश्मीरी लोगों को वोटिंग राइट्स यानी मतदान के अधिकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव से अब इनकार नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में रह रहे गैर कश्मीरी लोगों को मिले इस अधिकार के बाद इलेक्शन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जहां आखिरी बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे, तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर एक ही राज्य था। उस वक्त विधानसभा की 87 सीटें हुआ करती थी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम बातें बताते हैं। आपको बता दें कि 28 सीटों पर पीडीपी ने जीत दर्ज की थी। जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं चुनाव की, 8 साल पहले हुए चुनाव में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसको 25 सीटें मिली थी। जबकि 1975 के बाद कई बार राज्य पर शासन कर चुकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ 15 विधानसभा सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। वहीं लंबे समय तक जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही कांग्रेस को सिर्फ 12 सीटें मिली थी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपने जाना कि कैसे चुनाव के अंदर किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा था। 2014 के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और पीडीपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में सरकार बनाई। जनवरी 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया, जिसके बाद करीब 4 महीने तक राज्यपाल शासन लागू रहा। फिर बीजेपी के सहयोग से मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन पीडीपी और बीजेपी का यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला।
19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ लिया। उसके बाद विधानसभा भी भंग हो गई। एक बार फिर राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया। करीब एक साल बाद यानी 2019 में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के चंगुल से मुक्ति मिली। 370 हटने के साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया। तब 87 विधानसभा सीटों में से जम्मू कश्मीर के हिस्से 83 सीटें आईं, जबकि लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उसकी 4 सीटें अलग हो गई। अब दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी साल 5 मई को ही परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटें बढ़ गई हैं। इसमें जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कुल सीटों की संख्या अब 90 तक पहुंच गई है। इसमें कश्मीर के हिस्से में 47 विधानसभा सीटें आई हैं, जबकि जम्मू में सीटों की संख्या 43 हो गई है। इनमें से 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। वहीं पहली बार एसटी कोटे के लिए 9 सीटों को रिजर्व रखा गया है। वहीं पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विस्थापित शरणार्थियों के लिए भी रिजर्वेशन का प्रस्ताव है। चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग की सक्रियता की वजह से कश्मीरियों के अलावा देश के दूसरे नागरिकों को भी विधानसभा चुनाव का इंतजार है। सभी को इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की पूरी उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो करीब 8 साल बाद राज्य में लोकतंत्र का महापर्व देखने को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही इस साल नवंबर-दिसंबर में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। और अगर ऐसा संभव होता है तो 2019 में स्पेशल स्टेटस हटने के बाद वहां पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि धारा 370 खत्म किए जाने के बाद पंचायत चुनाव कराए गए थे, जिसमें लोगों ने जमकर वोटिंग की। लेकिन जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार हो जो वहां विकास को नई रफ्तार दे सके, इसके लिए विधानसभा चुनाव जल्द होना जरूरी है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि उनकी तरफ से चुनाव के लिए मतदाता सूची को भी दुरुस्त करने का काम तेजी से हो रहा है, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने पर जोर है, जिनमें 25 लाख नए वोटर्स के जुड़ने की भी उम्मीद है, जिनमें जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों से पढ़ने आए छात्र, मजदूर, अर्धसैनिक बलों के जवान और सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद नाम जोड़ने की कवायद पहली बार की जा रही है, जो 25 नवंबर तक पूरी हो जाएगी और फिर राज्य में विधानसभा चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार के उस एक्शन की बात करेंगे जिसके तहत 8 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया। केंद्र सरकार के मुताबिक इन यूट्यूब चैनल्स पर फेक न्यूज और भारत विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप है। इसलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2021 के तहत यह कार्रवाई की है। ब्लॉक किए गए चैनल्स में से 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल शामिल है। कभी धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया, कभी सरकार की नीतियों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया, कभी भारतीय फौज को निशाना बनाया और इससे भी जब मन नहीं भरा तो देश विरोधी कंटेंट बनाकर दुष्प्रचार किया। इसके लिए हथियार के तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं रही। सरकार के इस एक्शन का सामना इस बार 8 ऐसे यूट्यूब चैनल को करना पड़ा है जो भारत विरोधी फेक कंटेंट के जरिए गलत सूचनाएं फैला रहे थे। आपको बता दें कि सरकार लगातार ऐसे चैनलों की निगरानी कर रहे थे जो जनता के बीच फेक न्यूज को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। जो यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं? सरकार का ये कहना है कि इनमें से कई ऐसे चैनल्स हैं जो लगातार ऐसी खबरें फैला रहे थे जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकते हैं। कुछ ऐसी खबरें भी ये चैनल्स चला रहे थे जो कि बताते हैं कि भारत के रिश्ते दूसरे देशों के साथ कैसे हैं, इन्हें गलत रूप से पेश किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कई यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो भारत में रिलीजियस सेंटिमेंट्स यानी कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जिन 8 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है उनके नाम सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। उनमें पहला नाम लोकतंत्र टीवी, जो अपने नाम के बिल्कुल उलट काम कर रहा था। दूसरे नंबर पर UNV टीवी है, जबकि तीसरे नंबर पर AM रजवी नाम का यूट्यूब चैनल है। इस फहरिस्त में अगला नाम गौरवशाली पवन मिथिलांचल
सी टॉप 5TH, सरकारी अपडेट, सब कुछ देखो नाम के चैनल हैं। ये सभी चैनल भारत से चलाए जा रहे थे। इनके अलावा 8वां चैनल पाकिस्तान से चलाया जा रहा था, जिसका नाम न्यूज की दुनिया है। ये अपने प्लेटफॉर्म का बेजा इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा था। सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक ब्लॉक किए गए चैनल्स को 114 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया था और इनके 85,73,000 सब्सक्राइबर्स हैं। कई चैनल्स ऐसे थे जो मोनेटाइज हो चुके थे, मतलब जिनको अपने ऐसे कंटेंट के लिए पैसा भी मिल रहा था। लेकिन अब फिलहाल सरकार ने ऐसे 8 चैनल्स को बैन कर दिया है। सरकार ने यह भी कहा है कि उनकी निगाहें लगातार ऐसे चैनल्स पे हैं जो इस तरह की गलत कंटेंट का प्रचार कर रही हैं और आगे भी कई चैनल्स सरकार की रडार पर आ सकते हैं। इन सभी यूट्यूब चैनल्स को सरकार ने आईटी एक्ट 2021 के तहत बैन किया है। ये पहला मौका नहीं है जब भारत सरकार ने इस तरह से भारत विरोधी कंटेंट परोसने वाले चैनल्स पर नकेल कसी हो। इससे पहले सरकार ने जुलाई में 78 यूट्यूब चैनल और अप्रैल में 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इनमें कई चैनल्स पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे, जो झूठी खबरें फैलाकर भारतीयों को गुमराह करने के मकसद से चलाए जा रहे थे। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इस तरह की कार्रवाई पहली बार नहीं की गई है, बल्कि पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे देशों से संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ दुष्प्रचार करने के आरोप में 94 यूट्यूब चैनल धरे गए थे। नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इन यूट्यूब चैनल्स पर सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया था। 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स और 747 यूआरएल भी आईटी एक्ट के उल्लंघन की वजह से कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए देश के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने वालों को रोकने में नया आईटी एक्ट 2021 सरकार के लिए बेहद कारगर हथियार साबित हो रहा है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए इस कानून के जरिए कैसे मार की गई है ऐसे देश विरोधी कंटेंट फैलाने वालों पर, इसको जरा समझ लीजिए। जिसे पिछले साल 26 मई को ही लागू किया गया था इस कानून को, जिसे खासतौर पर सोशल मीडिया और ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के लिए लाया गया, जिसके बाद से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले डिजिटल पोर्टल के कंटेंट को लेकर शिकायतों के निपटारे के लिए एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ी है। अब नियुक्त किए गए अधिकारी की डिटेल्स भी यूजर्स से साझा करनी पड़ती है। नए आईटी एक्ट के अस्तित्व में आने के बाद शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के अंदर ही शिकायत हासिल हो जाती है और 15 दिनों के अंदर उन शिकायतों का समाधान करना भी अनिवार्य हो गया है। यही नहीं, बल्कि यूजर्स की तरफ से मिली शिकायतों पर किस तरह की कार्रवाई हुई, हर महीने ये भी कंप्लायंस रिपोर्ट के जरिए बताना पड़ता है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी पर से किस तरह के कंटेंट हटाए गए हैं, ये भी शामिल है। हालांकि नए आईटी एक्ट ने केंद्र और कुछ सोशल मीडिया कंपनियों के बीच गतिरोध को भी जन्म दिया। कंपनियों की दलील थी कि सरकार की ओर से बनाए गए ये कानून असंवैधानिक और प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ है, जबकि सरकार की दलील थी कि देश में कानून ही सर्वोपरि है। ऐसे में सोशल मीडिया और ओटीटी से जुड़ी सभी कंपनियों को भी इसका पालन करना होगा। सरकार के पास आईटी एक्ट के तहत धारा 69A में ये पावर है कि ऐसे सभी इंटरनेट चैनल्स को, इंटरनेट कंटेंट को वो ब्लॉक कर सकती है जो भारत के विरुद्ध भ्रम, भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा, भारत की संप्रभुता, सत्ता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले कंटेंट बना रहे हैं और फैला रहे हैं। इसी का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। इसमें कुछ भारत स्थित चैनल्स भी हैं। कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या ये स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता पर आघात नहीं है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संविधान में जो बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है, उसके साथ ही साथ उस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है, और जिसमें भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए सरकार इस प्रकार के चैनल्स पर रोक लगाती है। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। डिफेंस सेक्टर में भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जल, थल, नभ, हर जगह भारत की धमक है।
सैनिकों को हर मोर्चे पर डटे रहने और मजबूत बनाने के लिए भारत अमेरिका के सैनिक हिमाचल प्रदेश के चंबा में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में दुश्मन को कैसे परास्त करना है, इसके लिए दोनों देशों के जवान अपनी तैयारियों को परख रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास का मकसद क्या है, भारत अमेरिका की दोस्ती से चीन क्यों बौखलाया है, तमाम पहलू इस रिपोर्ट में देखिए। सरहद पर दुश्मन की गलती उसे पड़ेगी भारी, मिलेगा वज्र प्रहार से जवाब। चीन और पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने की है तैयारी। चंबा में इन दिनों भारत और अमेरिका एक साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसके तहत दुश्मन देश के सैनिकों पर ही नहीं बल्कि आतंकियों पर कड़ा प्रहार करने का अभ्यास हो रहा है। इसलिए संयुक्त मिशन को वज्र प्रहार नाम दिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास हो रहा है हिमाचल प्रदेश के चंबा के बीच। ये 13वां युद्धाभ्यास है और 13वें सेशन में फिलहाल ये तय किया जाएगा कि आखिर पहाड़ी इलाकों में भारत और अमेरिका की सेना मिलकर अगर युद्धाभ्यास करेंगी तो दोनों सेनाओं को फायदा मिलेगा। यानी कि अगर ऐसे हालात बनते हैं पहाड़ी इलाके में, कहीं टेररिस्ट अटैक होता है या जॉइंट ऑपरेशन होता है या अलग तरीके के ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो ऐसे में दोनों सेनाएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं सीखते हुए नजर आएंगे। इस युद्धाभ्यास के तहत दुश्मन को उसके घर में घुसकर तबाह करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जवान युद्ध के मोर्चे पर किसी भी हाल में जीत सुनिश्चित करें। यह माहौल जंग जैसा ही है। दुश्मन का सामना करते हुए जवान युद्ध के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं और इस दौरान दनादन गोलियां चल रही हैं। भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और आपस में ट्रेनिंग करने से क्या है, उनकी इंटरऑपरेबिलिटी दोनों आर्मियों की बढ़ती है। एक दूसरे के जो से हमको सीखने को मिलता है और किस प्रकार से हम जॉइंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉइंट ट्रेनिंग कर सकते हैं और जॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इसमें बहुत फायदा होता है। और यही नहीं, कई कुछ एक चीजें हम अमेरिका से सीखते हैं और कुछ एक अमेरिका भारत से सीखता है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह की वादियों में सेना का यह अभ्यास भविष्य की चुनौतियों और रणनीति के लिहाज से बेहद अहम है। अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर भारतीय जवान अपनी क्षमता को और निखार रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों के साथ दुश्मन पर तीखा हमला करने की अपनी ताकत को और धार दे रहे हैं। ये भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास का 13वां संस्करण है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास को कामयाब बनाने के लिए हिमाचल के बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल को चुना गया है और इस ट्रेनिंग स्कूल में भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो 21 दिनों तक अभ्यास करेंगे। 8 अगस्त से 13वें संस्करण के अभ्यास वज्र प्रहार की शुरुआत हुई थी। ये 13वां सेशन है। इससे पहले 12 सेशन हो चुके हैं। 2021 में 12वां सेशन हुआ था और ये हर साल सेशन होता है। एक बार ये अमेरिका में होता है और एक बार ये हिंदुस्तान में होता है। तो इस 13वें सेशन में स्पेशली इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर जॉइंट ऑपरेशंस में दोनों की दोनों सेना इस प्रकार की चीज को समझे कि अगर स्थिति बनती है तो ऐसे हालात में दोनों सेना एक दूसरे का सपोर्ट कैसे करेंगी। दूसरी बात रहती है कि आप जब दूसरे देश के सेना के साथ युद्धाभ्यास करते हैं तो ऐसे में बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। वो अमेरिका के लिए भी रहेगा और भारत के लिए भी रहेगा और साथ में पहाड़ी इलाकों में खासकर अगर ऑपरेशंस चलाए जाएं तो ऐसे में युद्धाभ्यास कहीं ना कहीं दोनों देशों को फायदा देगा। अभ्यास के दौरान आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने की प्रैक्टिस की जा रही है। दुर्गम इलाकों में जल्द से जल्द पहुंचने का अभ्यास किया जा रहा है। मुश्किल हालात में फंसे सैनिकों को सुरक्षित निकालने का हुनर सीखा जा रहा है। भारत और अमेरिका इस युद्धाभ्यास की मेजबानी बारी बारी करते हैं। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर के महीने में अमेरिका के लेविस मैकॉर्ड बेस में दोनों सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया था। संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी सैन्य क्षमताओं को परखती हैं। रात के अंधेरे में भी दुश्मन को तलाश कर ढेर करने की प्रैक्टिस की जाती है। अगर आतंकी किसी घर में छिपे हों तो बिना किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए आतंकियों को ढेर करने का अभ्यास किया जाता है। ये देखें, अभी हिमाचल में है और आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चीन के जो रिलेशन हैं काफी स्ट्रेन है, तो ये एक्सरसाइज कुछ ज्यादा दूर नहीं हो रही उससे। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीन को भी ये मैसेज
भेजा जा रहा है कि भारत और अमेरिका बिल्कुल दोनों इकट्ठे खड़े हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए ट्रेनिंग करते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है। दोनों आर्मियां ट्रेनिंग करती हैं, हर साल करती हैं, और इस बार जो है स्पेशल फोर्सेज जो ट्रेनिंग स्कूल बकलो में हो रहा है, इससे काफी कुछ सीखेंगे। दोनों देश इसके बारे में सीखते हैं। अक्टूबर के महीने में भी उत्तराखंड में चीनी सीमा के पास भारत और अमेरिका का एक संयुक्त युद्धाभ्यास होना है, लेकिन उससे पहले अमेरिकी कमांडो की टीम भारत में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास के लिए पहुंची है। यह युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन और ताइवान के बीच तकरार बढ़ी हुई है। जाहिर है भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास चीन को बेचैन करने वाला है। यकीनन यह युद्धाभ्यास चीन की आंखों में खटक रहा होगा, और शायद यही वजह है कि चीन हाई एल्टीट्यूड मिसाइल टेस्ट कर रहा है। चीन के सरकारी मीडिया संस्थान सीसीटीवी ने परीक्षण का वीडियो पोस्ट किया है, लेकिन चीन को नजरअंदाज करते हुए भारत अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास में जुटा है। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, किसी भी देश की सरहदें तभी सुरक्षित रह सकती हैं जब वो रक्षा के क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़ा है। रक्षा क्षेत्र में मजबूती के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जवानों को संयुक्त अभ्यास कराया जा रहा है, तो वहीं जवानों को नए हथियारों से लैस भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में बॉर्डर पर तैनात भारतीय सैनिकों को अब फाइटिंग मशीन में बदलने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए काम भी शुरू हो गया है। बैलिस्टिक हेलमेट, गॉगल्स, बॉडी पर बुलेट जैकेट से लेकर आधुनिक AK-203 ऑटोमेटिक राइफल से सैनिकों को तैयार किया जा रहा है, जिससे सीमा पर दुश्मन देशों को पटकनी दी जा सके। इस तकनीक को F-INSAS सिस्टम के तहत सेना में जोड़ा जा रहा है। F-INSAS का मतलब है फ्यूचर इन्फेंट्री सिस्टम एज ए सोल्जर, यानी भविष्य में एक सैनिक ही हथियार की तरह काम करेगा। ये पूरा सिस्टम बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को दिया जाएगा। इनमें आधुनिक हथियार और इक्विपमेंट रहेंगे, जिनका वजन काफी कम होगा, लेकिन निशाना सटीक होगा। यह हर मौसम में सभी इलाकों में, यानी पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, मैदान हो, सब जगह काम करने में सक्षम है। F-INSAS का मकसद पैदल सेना यानी इन्फेंट्री को आधुनिक बनाना है। ये सैनिकों की ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाएगा, यानी सैनिक दुश्मनों पर जल्दी और तेजी से हमला कर पाएंगे। भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर के लिए एक लेटरली फॉरवर्ड बढ़ाने के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल को एक्विप किया है, जिसका रेंज 300 मीटर है। यह AK सीरीज का पहला स्वदेशी एकमात्र हथियार है। दूसरा, सर्वाइवेबिलिटी। श्रीमान, इन्फेंट्री सोल्जर की सर्वाइवेबिलिटी के लिए इंडियन आर्मी ने बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल, ब्लड प्रूफ जैकेट, एल्बो पैड, नी पैड दिया है। हेलमेट और ब्लड प्रूफ जैकेट 9mm और AK-47 जैसे घातक हथियारों के बुलेट से प्रोटेक्ट करता है। टारगेट एक्विजिशन और कम्युनिकेशन। टारगेट एक्विजिशन के लिए भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर को होलोग्राफिक साइट की सुविधा दी है, जो कि राइफल पर माउंटेड है। इसका रेंज 200 मीटर है। रात के समय देखने और दुश्मन को अनलेस करने के लिए भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर को नाइट साइट की सुविधा दी गई है, जो कि हेलमेट पर माउंटेड है। इस साइट को एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर अपनी सुविधा के अनुसार देख सकता है, बदली कर सकता है। कम्युनिकेशन के लिए भारतीय सेना ने एक इन्फेंट्री सोल्जर को कमांडर हेडसेट, जो कि हैंड फ्री काम करता है, की सुविधा दी है। इसके द्वारा एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर अपने साथियों और अपने कमांडर के संपर्क में रहता है। और अब बात करेंगे उस खबर की जिसका ताल्लुक
जेब से है, जो उन बैंक खाता धारकों से जुड़ी है जो अपने बैंक खातों का इस्तेमाल लंबे वक्त से नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप में से ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपने बैंक अकाउंट्स में जमा राशि के बारे में पता होगा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि देश के कुल बैंक खातों में 35% यानी 25 करोड़ 63 लाख खाते ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से निष्क्रिय पड़े हैं, यानी उनमें कोई लेन देन नहीं हुआ है। इन खातों का इस्तेमाल ग्राहक नहीं कर रहे हैं। आरबीआई ने 2009 में ही ऐसे निष्क्रिय खातों के लिए गाइडलाइंस बनाकर बैंकों को इन्हें एक्टिव करने के अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन खातों की संख्या घटने के बजाय बढ़ गई है। आरबीआई के मुताबिक अगर किसी खाते से 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन ना हो, यानी कि पैसों का लेन देन ना किया जाए, तो वो अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे खातों का बैंक अलग से हिसाब रखता है और फोन, ईमेल और मैसेज के जरिए खाता धारकों को अकाउंट एक्टिव करने के लिए सूचित भी करता है। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैंक का ब्याज जमा करना या सर्विस चार्ज काटना ट्रांजैक्शन कहलाता है, तो ऐसा नहीं है। निष्क्रिय खातों के रखरखाव पर खर्च से एक तरफ जहां बैंक परेशान है, वहीं आरबीआई को चिंता है कि इन खातों के जरिए फ्रॉड की आशंका ज्यादा है। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे ग्राहक जिन्होंने लंबे वक्त से अपने खातों में ट्रांजैक्शन नहीं किया है, वो तुरंत उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर लें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश के अलग अलग बैंकों में हजारों करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं। मतलब यह कि इन पैसों का कोई दावेदार नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों में बिना दावे वाली राशि बढ़कर 48,262 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। आरबीआई ने कहा है कि 10 साल से अधिक समय से सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या टर्म डिपॉजिट को ऑपरेट नहीं किया गया है, तो इन अकाउंट्स में जमा पैसे को डिपॉजिट, एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी डीईए फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। और अब बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे। और जब बात होती है जन्माष्टमी की, जन्माष्टमी के उत्सव की, तो मथुरा के बिना बात पूरी नहीं हो सकती। सीधे हम रुख करते हैं मथुरा का ही, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। संजय जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि क्या तैयारियां चल रही हैं? सुना है इस बार आवागमन का सिस्टम भी कुछ नया है और भी कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं। आवागमन का सिस्टम नया नहीं है, बल्कि सिस्टम तो पुराना है जो कई सालों से चल रहा है। बस अंतर यह होता है कि जो मुख्य प्रवेश द्वार बाकी दिन होता है, जन्माष्टमी के समय वो निकास द्वार होता है। और ये जो गोविंद गेट पर हम खड़े हैं, गोविंद द्वार पर, ये 3 नंबर गेट है। ये गेट जन्माष्टमी के समय और भीड़ वाले उत्सवों के समय खोला जाता है। ये उत्सव का द्वार है। इसमें मैं अपने कैमरामैन मदन प्रसाद जी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये पूरी 5 या 6 ये बैरिकेडिंग लाइन लगाई गई हैं, जो लगभग 300 मीटर की हैं, और यहीं से लोगों का प्रवेश होता है। ये जन्माष्टमी के एक दिन पहले से जैसे ही भीड़ बढ़ना शुरू होती है, तब से ये बैरिकेडिंग शुरू होती है। और ये टेम्पररी बैरिकेडिंग है, उसके बाद ये सड़क की तरह होता है। लेकिन यहाँ ये गोविंद द्वार है। गोविंद गो कहते हैं इंद्रियों को, यानी इंद्रियों का स्वामी उसका द्वार है। यानी यहीं पर आकर आप अंदर जाते हैं और फिर भक्त यहां से अपने ठाकुर के दर्शन करते हैं। 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जिसमें छोटे से लेकर बड़े स्तर के सभी पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके अलावा खुफिया निगाहें भी हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो LIU के लोग हैं। बिल्कुल रौनक देखने वाली है। तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं जन्मोत्सव के लिए, कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मथुरा पूरी तरह तैयार है। संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तैयारियों के बारे में बताने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का, जहां देश स्वतंत्रता दिवस के बाद अब जन्माष्टमी के उत्सव में डूबा है, तो वहीं देश की राजधानी में जश्न का एक अलग ही रंग नजर आया। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में मुफ्त सरकारी योजनाओं के मुद्दे पर एक खास वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूरे 2 साल बाद ऑफलाइन मोड में हुए इस कंपटीशन में मेजबान वसंत वैली स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी तो बच्चे अपनी जीत की खुशी में झूम उठे। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हमारे वर्तमान की उस मजबूत नींव की गवाह है जो आने वाले कल में भारत के लिए एक बेहतर और मजबूत भविष्य का निर्माण करेंगी। ये नजारा है राजधानी के वसंत वैली स्कूल का,
जहां देश भर से जुटे बच्चों ने अपने तर्क और तथ्यों की धार से लोकतंत्र का चेहरा चमकाने का सबक सीखा और सिखाया। सरकारों का लक्ष्य होता है समान तरीके से समाज में संपन्नता और संचार, अर्थात संपन्नता और समानता के बीच एक सामंजस्य लाना। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में 16 से 18 अगस्त के बीच 12वीं आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दिल्ली समेत देश भर से 28 स्कूलों के 84 बच्चों ने भाग लिया। देश भर में सरकारों की मुफ्त सुविधाएं बांटने के मुद्दे पर इस प्रतियोगिता में जमकर वाद विवाद हुआ। ये जो नीतियां हैं, उनका जो मूल भाव ये निःशुल्क सुविधाएं हैं, अगर वो ही खराब हैं तो नीतियों का निंदा करना अनिवार्य हो जाता है। अगर दूसरी श्रेणी की बात करें तो एक शब्द सामने आता है जो विपक्ष दल ने बड़े ही कौशल्य से अनदेखा कर लिया, और वो है निंदा। सदन लोकतंत्र की अहमियत ही यही है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप सरकारों की नीतियों की निंदा ही नहीं करेंगे तो वो बेहतर कैसे बनेंगे? पक्ष दल की जिम्मेदारी। वसंत वैली स्कूल के बच्चों ने विपक्ष की भूमिका निभाई और देहरादून के दून स्कूल के बच्चों ने इस मुद्दे के पक्ष में अपने तर्क रखे। इसको परिभाषित करने में ज्यादा समय यही सिद्ध कर देता है कि कैसे नीतियों को बेहतर होने के लिए निंदा अनिवार्य है, लोकतंत्र के लिए नीतियों एवं सरकारों की निंदा अनिवार्य है। और इस कथन में विशेष रूप से निःशुल्क सुविधाओं की नीतियां एवं निःशुल्क सुविधाओं की निंदा अनिवार्य है। धन्यवाद। प्रतियोगिता में शामिल हुए इन बच्चों ने अपने अपने तर्कों के जरिए सरकारों को संदेश पहुंचाने की एक बेहतरीन कोशिश की। पक्ष दल की जिम्मेदारी ये सिद्ध करने की है कि नीतियों में कुछ दोष हैं, जो मैंने अभी आपके समक्ष सिद्ध कर ही दिया है। दूसरी हमारी जिम्मेदारी ये सिद्ध करने की है कि नीतियों की निंदा क्यों करनी चाहिए या फिर नीतियों की निंदा करना उचित है, जो भी मैंने आपके समक्ष सिद्ध कर दिया है। क्योंकि नीतियों की निंदा कर हम इन नीतियों में सुधार ला सकते हैं और हमारे देश का जीवन स्तर बढ़ा सकते हैं। 3 दिन तक चली प्रतियोगिता में आखिरकार वसंत वैली स्कूल ने बाजी मारी, जबकि दूसरा स्थान दून स्कूल का रहा। पहला स्थान है वसंत वैली स्कूल और दूसरा स्थान दून स्कूल। जो गैर सरकारी चूंकि प्रतियोगिता वसंत वैली स्कूल में ही आयोजित हुई थी और स्कूल का यह प्रोटोकॉल है कि खुद विजेता रहने पर वो आमतौर पर ट्रॉफी अपने पास नहीं रखते, लेकिन पिछले कई दिनों से बच्चों की मेहनत को देखते हुए इस बार स्कूल ने ट्रॉफी अपने पास रखने का फैसला किया। ये एक प्रोटोकॉल है हमारे स्कूल का कि अगर हमें पहला स्थान मिलता है तो हम ट्रॉफी नहीं लेते, मगर अगर दून स्कूल की इजाजत हो तो मेरा ख्याल है कि वसंत वैली अपनी ट्रॉफी अपने पास रखना चाहेंगे। बोल दीजिए एक बारी, तब हम। हाँ जी मैम। थैंक यू, इतने उदार दिल के लिए थैंक यू। इस प्रतियोगिता में वसंत वैली स्कूल के छात्र अनिरुद्ध वत्स ने बेस्ट इंटरैक्टर का खिताब जीता। द बेस्ट इंटरजेक्टर इज अनिरुद्ध वत्स, वी ऑल नो। हर साल दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई स्कूल हिस्सा लेते हैं। चीजें देना, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये प्रतियोगिता पिछले 2 साल से ऑनलाइन मोड में हो रही थी। यही वजह रही कि ऑफलाइन प्रतियोगिता को लेकर इस बार बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। ऑफलाइन ये प्रतियोगिता करने का अपना ही एक मजा था। जो ऑनलाइन हम लोग जूम के डिब्बों में बंद रहते हैं, उनमें सीमित रहते हैं, जो फील कहते हैं जिसे एक प्रतियोगिता की, वो बेशक ऑनलाइन पर उतनी अच्छे से नहीं दिख पाई, लेकिन हमने ऑफलाइन जब भी प्रतियोगिता करी, कंपटीशन और भी हमें टफ लगा और भी हमें मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ऑनलाइन के समय पर हम कोई भी माध्यम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमें सबसे अच्छी चीज लगी कि हम लोग साथ में एक एक्चुअल टीम की तरह आज हमने ये प्रतियोगिता जीती है और इसका अपना ही एक मजा था। हम इस प्रतियोगिता के लिए बहुत एक दो महीनों से तो मेहनत कर रहे हैं। ऑनलाइन से ऑफलाइन में हमने मिलकर भी बहुत सारी चर्चाएं की है, अलग अलग विषयों पे बात की है, विषयों का विश्लेषण किया है और उसी से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि हमारी तैयारी थी, हम मेहनत कर रहे हैं इतने समय से, तो तैयारी रंग लाई। माता पिता होते हैं, वो कहते रहते हैं जीत के आना है, जीत के आना है, और यह सब जीत गए। यह सपना सच होते हुए देख के ही मतलब बहुत खुशी हो रही है और आज बहुत खुशी का भाव उत्पन्न हो रहे हैं। दून स्कूल के बच्चे भले ही रनर अप रहे, पर उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। मुझे लगता है कि वाद विवाद वहीं से शुरू होती है जहां पे ऊपरी तहत खत्म होती है। तो हमें लगता है कि इस बार ये चूक हो सकती है कि हमने इसको ऊपरी स्तर से देखा हो, या फिर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह से प्रदर्शन ना हुआ हो। भले ही हमारा कंटेंट अच्छा हुआ, एट द एंड ऑफ आखिरकार बस उनकी प्रस्तुतिकरण ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। तो शायद से वहां पे हम चूक गए हों शायद से।
बसंत वैली स्कूल की इस प्रतियोगिता से बच्चों को आत्मविश्वास के साथ बेबाक होकर अपने विचार रखने का एक बेहतरीन मंच तो मिला ही, साथ ही आने वाले कल के लिए बेहतरीन नागरिक तैयार करने की दिशा में भी ये एक मजबूत कदम साबित हुआ है। दिल्ली से सुशांत बेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबर, सच्ची खबर में आज बस इतना ही।